नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बेहद दिलचस्प और कह सकते हैं एक मार्गदर्शक हिस्से की गहराई में उतरेंगे। जी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें अंग्रेजी में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या शॉर्ट में डीएसपी कहते हैं। बिल्कुल। ये सिद्धांत हमारे संविधान के भाग 4 पार्ट 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल्स 36 to 51। हाँ, 36 to 51। और ये जानना भी दिलचस्प है कि ये विचार हमने कहीं से लिया है ना? हाँ बिल्कुल, ये हमने आयरलैंड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से प्रेरणा लेकर अपने संविधान में शामिल किए हैं। अच्छा, तो ये सिद्धांत मतलब डीएसपी आखिर है क्या? इनका मकसद क्या है संविधान में रखने का? देखिए, ये सिद्धांत असल में हमारे संविधान बनाने वालों का भारत के लिए एक विजन है, एक सपना। सपना? कैसा सपना? एक ऐसा भारत जो सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद ना हो, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी न्यायपूर्ण हो। एक लोक कल्याणकारी राज्य, जिसे अंग्रेजी में वेलफेयर स्टेट का कहते हैं। अच्छा, वेलफेयर स्टेट। जी। इनका मुख्य उद्देश्य ही है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, उसकी स्थापना करना। लेकिन एक जो बहुत खास बात है इनके बारे में, वो ये कि ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की तरह नहीं है। मतलब आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। सही का, ये गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिशिएबल। तो फिर अगर कोर्ट नहीं जा सकते तो इनका महत्व क्या है? मतलब क्यों है ये संविधान में? यहीं पर अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 बहुत अहम हो जाता है। ओके। ये साफ कहता है कि हाँ, ये सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, एनफोर्सेबल नहीं होंगे। लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, मूलभूत। अच्छा, मूलभूत मतलब फाउंडेशनल। हाँ बिल्कुल, देश चलाने के लिए बुनियादी सिद्धांत और कानून बनाते समय, विधि बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी ऑफ द स्टेट। मतलब नॉवेल फीचर्स कहा था। जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने इनके महत्व पर बहुत जोर दिया था कि भले ही ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी ना हो, पर ये सरकार के लिए एक तरह के नैतिक निर्देश हैं, मॉरल कंपस हैं। नैतिक निर्देश, इंटरेस्टिंग। तो चलिए फिर इन महत्वपूर्ण निर्देशों को, इन आर्टिकल्स को एक एक करके समझते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 से। आर्टिकल 36 ये किस बारे में है? ये बताता है कि इस भाग 4 के लिए, मतलब डीपीएसपी के लिए, राज्य या स्टेट शब्द का मतलब क्या है। अच्छा, तो राज्य कौन है इन निर्देशों के लिए? क्या ये सिर्फ केंद्र सरकार है या? नहीं, अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में है। ओके। इसका मतलब है भारत सरकार और संसद, सभी राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल, और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी मतलब से जैसे पंचायतें, नगर पालिकाएं, सरकारी कंपनियां, LIC, ONGC, ये सब। हाँ, बेसिकली हर वो संस्था जो कानून बना सकती हैं या सरकारी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो मतलब ये निर्देश इन सभी पर लागू होते हैं। हाँ, इन सभी का यह कर्तव्य है कि वो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। और अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 की बात तो हमने कर ली कि ये लागू कैसे होंगे। लीगली एनफोर्सेबल नहीं, पर शासन के लिए फंडामेंटल। सही कहा, ये अनुच्छेद 37 ही इनकी यूनिक नेचर को बताता है, नॉन जस्टिशिएबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुना है कि इन सिद्धांतों को समझने में आसानी के लिए कुछ कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे समाजवादी, गांधीवादी। हाँ, विद्वानों ने इन्हें समझने की सुविधा के लिए बांटा है समाजवादी, सोशलिस्टिक, गांधीवादी, गांधीयन और उदार बौद्धिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांतों में। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि संविधान में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अच्छा, ये बस समझने के लिए है। जी, तो पहले समाजवादी सिद्धांतों को देखते हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर देते हैं। इसमें आता है अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 ये क्या कहता है? ये राज्य को निर्देश देता है कि वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, एक सोशल ऑर्डर बनाएगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जीवन के हर पहलू में शामिल हो। और इसका मकसद क्या है? लोक कल्याण को बढ़ावा देना, जो प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये वेलफेयर स्टेट की नींव है। और इसमें शायद बाद में कुछ जोड़ा भी गया था,
असमानता कम करने को लेकर। बिल्कुल सही। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1978 का, 44th अमेंडमेंट एक्ट। हाँ। उसने इसमें एक और क्लॉज जोड़ा कि राज्य खास तौर पर आय की असमानताओं, इनइक्वालिटीज इन इनकम को कम करने का प्रयास करेगा। ओके। और सिर्फ व्यक्तियों के बीच ही नहीं, बल्कि अलग अलग इलाकों में रहने वाले या अलग अलग काम करने वाले लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता, इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज को खत्म करने की कोशिश करेगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 पर। इसमें तो काफी सारे पॉइंट्स हैं शायद। जी हाँ, अनुच्छेद 39 काफी डिटेल्ड है और समाजवादी विचारधारा का आप कह सकते हैं कोर है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो अपनी पॉलिसी बनाते हुए कुछ खास बातों को सुनिश्चित करे। जैसे कि? जैसे क सभी नागरिकों, चाहे पुरुष हों या स्त्री, को बराबर रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड पाने का अधिकार हो। ठीक है। ख समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं, मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, उनका ओनरशिप और कंट्रोल इस तरह बटा हो कि सबका भला हो, कलेक्टिव गुड्स सच सके। ग आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम, ऐसा न हो कि धन और उत्पादन के साधन, वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ ही हाथों में जमा हो जाएं और बाकी लोगों का नुकसान हो। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। ये तो बहुत रेलेवेंट है आज भी। बिल्कुल। फिर घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे वो इक्वल वर्क, ये तो बहुत सुना है। जी। फिर ङ जो वर्कर हैं, पुरुष या स्त्री, उनके स्वास्थ्य और शक्ति का और बच्चों की कोमल उम्र का गलत इस्तेमाल ना हो और किसी को आर्थिक मजबूरी में ऐसा काम ना करना पड़े जो उसकी उम्र या ताकत के लायक ना हो। और च भी है शायद बच्चों के लिए। हाँ, च बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मिलें और उनका शोषण न हो, नैतिक और भौतिक परित्याग, मॉरल एंड मटीरियल अबैंडनमेंट से उनकी रक्षा की जाए। ये क्लॉज 42वें संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा और मजबूत किया गया था। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 39 क, आर्टिकल 39A। ये भी बाद में जोड़ा गया। हाँ, आर्टिकल 39A भी 42nd संशोधन 1976 से ही आया। ये कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि लीगल सिस्टम इस तरह काम करे कि सबको समान अवसर के आधार पर न्याय मिले, जस्टिस ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। और अगर कोई गरीब है या किसी और वजह से वकील नहीं कर सकता, तो राज्य मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड की व्यवस्था करेगा, ताकि कोई भी नागरिक पैसे की कमी या किसी और डिसेबिलिटी की वजह से न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इसी के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बना है ना? जी हाँ, 1987 का वो कानून इसी अनुच्छेद को इम्प्लीमेंट करने के लिए है। समाजवादी सिद्धांतों में और कौन से अनुच्छेद आते हैं? शायद आर्टिकल 41? हाँ, अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41, ये कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता, इकोनॉमिक कैपेसिटी और विकास की सीमाओं के अंदर रहते हुए कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे बेकारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, बुढ़ापा यानी ओल्ड एज, बीमारी यानी सिकनेस और निशक्तता यानी डिसेबलमेंट, और ऐसी ही दूसरी अनडिजर्व्ड वांट की स्थितियों में लोगों को काम पाने का अधिकार, राइट टू वर्क, शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और लोक सहायता पाने का अधिकार, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस दिलाने का इफेक्टिव प्रोविजन करेगा। अच्छा, तो जैसे मनरेगा या वृद्धावस्था पेंशन जैसी स्कीमें इसी से जुड़ी हैं। हाँ, वो इसी दिशा में उठाए गए कदम माने जा सकते हैं। और काम करने की जगह कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी कुछ है? वो है अनुच्छेद 42, आर्टिकल 42। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं, मतलब जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क सुनिश्चित करेगा। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस? जी, और साथ ही प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ का भी उपबंध करेगा। मतलब सुरक्षित माहौल, मैटरनिटी लीव, ये सब इसमें आता है। फिर आता है अनुच्छेद 43, आर्टिकल 43। ये मजदूरों की मजदूरी और उनके जीवन स्तर से जुड़ा है। जी, आर्टिकल 43 कहता है कि राज्य कोशिश करेगा कि सभी वर्कर्स को, चाहे वो कृषि में हो, उद्योग में हो या कहीं और काम मिले, निर्वाह मजदूरी मिले, एक सभ्य जीवन स्तर मिले और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर मिले। यहाँ निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज का क्या मतलब है? मिनिमम वेज से अलग है ये? हाँ, ये मिनिमम वेज से ज्यादा है।
लिविंग वेज का मतलब है इतनी मजदूरी कि इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ हद तक मनोरंजन जैसी ज़रूरतें भी पूरी कर सकें। एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सकें। ये तो काफी ऊंचा लक्ष्य है। बिल्कुल। इसी अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात भी है, खासकर गांवों में, व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर। यह हिस्सा गांधीवादी भी माना जाता है। अच्छा, और उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी के लिए भी अलग से अनुच्छेद हैं। हाँ, वो है अनुच्छेद 43 का आर्टिकल 43A। ये भी 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया। ओके। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए या कोई और कदम उठाए। और पोषण स्तर, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ से जुड़ा अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47 भी कुछ हद तक समाजवादी है। हाँ, उसका पहला हिस्सा जो कहता है कि राज्य लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राइमरी ड्यूटी मानेगा, वो कल्याणकारी राज्य की समाजवादी सोच से जुड़ता है। ठीक है, तो ये थे कुछ मुख्य समाजवादी सिद्धांत। अब गांधीवादी सिद्धांतों की ओर चलते हैं, महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित। इसमें सबसे पहले तो आर्टिकल 40 ही आता है ना? निश्चित रूप से। अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 बहुत महत्वपूर्ण गांधीवादी सिद्धांत है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। ग्राम पंचायत। जी। और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार दें, पावर्स एंड अथॉरिटी, जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाइयों, यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर सके। गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना। बिल्कुल, उसी का प्रतिबिंब है ये। और बाद में 73rd संविधान संशोधन ने इसे संवैधानिक हकीकत बनाया। हाँ, और अभी आपने बताया कि अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों की बात भी गांधीवादी है। सही कहा। आर्टिकल 43 का वो हिस्सा जो गांव में कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात करता है, वो गांधी जी के स्वावलंबन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर को दिखाता है। सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी तो एक अलग अनुच्छेद है। हाँ, वो है अनुच्छेद 43 ख, आर्टिकल 43B। ये काफी बाद में 97वें संशोधन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से जोड़ा गया। अच्छा, 2011 में ये क्या कहता है? ये राज्य को निर्देश देता है कि वो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, वॉलंटरी फॉर्मेशन, उनके स्वायत्त कामकाज, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, लोकतांत्रिक कंट्रोल, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और पेशेवर प्रबंधन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बढ़ावा दे। ये भी सहकारिता के गांधीवादी विचार से जुड़ता है। फिर समाज के कमजोर वर्गों, वीकर सेक्शंस, खासकर ST/SC के हितों की रक्षा वाला अनुच्छेद 46, आर्टिकल 46, ये भी गांधीवादी माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतर अनुसूचित जातियों, शेड्यूल्ड कास्ट्स और अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के शिक्षा और आर्थिक हितों, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय, सोशल इनजस्टिस और सभी प्रकार के शोषण, एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा। ये गांधी जी के सर्वोदय और अंत्योदय के विचारों के बहुत करीब हैं। और अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47 का दूसरा हिस्सा जो नशीले पेय और दवाओं पर रोक की बात करता है। जी, आर्टिकल 47 का वो हिस्सा जो कहता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और औषधियों के उपभोग पर सिवाय औषधीय प्रयोजनों के, मतलब मेडिकल पर्पसेस को छोड़कर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। वो गांधी जी के नशाबंदी के आह्वान से सीधे तौर पर प्रेरित है। हाँ, कई राज्यों ने शराबबंदी लागू करने की कोशिश की है जी, इसी आधार पर। जी। और फिर है अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48, जो कृषि और पशुपालन से जुड़ा है। इसमें गांधीवादी क्या है? इसमें दो बातें हैं। पहली, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। ये तो खैर उदारवादी भी है। हाँ। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो गांधीवादी है कि राज्य विशेष रूप से गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू मिल्च और वाहक पशुओं, ड्राफ्ट कैटल की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध, प्रोहिबिट द स्लॉटर, करने के लिए कदम उठाएगा। अच्छा, गो हत्या निषेध, ये गांधी जी के विचारों से जुड़ा है। जी, गायों की रक्षा पर उनका जोर जगजाहिर था। तो ये थे कुछ प्रमुख गांधीवादी सिद्धांत। अब बात करते हैं तीसरी श्रेणी की, उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसमें सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादास्पद भी अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 है।
हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इसका मतलब है कि शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना जैसे पर्सनल मामलों में सभी धर्मों के नागरिकों पर एक ही कानून लागू हो। हाँ, यही इसका मतलब है। ये उदारवादी और लैंगिक समानता के आधुनिक विचारों का प्रतीक है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है और काफी बहस का विषय रहा है। अगला उदारवादी सिद्धांत कौन सा है? बच्चों की शिक्षा से जुड़ा आर्टिकल 45। हाँ, अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 का जो मौजूदा रूप है वो 86वें संशोधन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद बना है। इसमें क्या बदलाव हुआ था? पहले इसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात थी, लेकिन 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। हाँ, राइट टू एजुकेशन। तो अब आर्टिकल 45 कहता है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE देने का प्रयास करेगा। ये बच्चों के विकास पर आधुनिक उदारवादी सोच को दर्शाता है। ठीक है, और आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने की बात भी इसी श्रेणी में आएगी? हाँ, अनुच्छेद 48 का वो हिस्सा जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करने की बात करता है, वो बिल्कुल उदार बौद्धिक है, प्रगतिशील सोच है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया था, आर्टिकल 48A। जी हाँ, अनुच्छेद 48 का आर्टिकल 48A, ये भी 42nd संशोधन 1976 से आया। इसमें क्या निर्देश है? ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ करने का प्रयास करेगा। ये आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है और आधुनिक उदार सोच का प्रतीक है। बिल्कुल। फिर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा, वो किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 49, आर्टिकल 49। ये कहता है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हर स्मारक, मॉन्यूमेंट, स्थान, प्लेस या वस्तु ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट की लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, वैन या निर्यात से रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। अपनी धरोहर को बचाना। जी, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान और संरक्षण की उदार भावना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हाँ, वो है अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50। ये निर्देश देता है कि राज्य अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। ये क्यों जरूरी है? ये शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के उदार सिद्धांत पर आधारित है, ताकि न्यायपालिका बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके और न्याय सुनिश्चित हो। समझ गई। और आखिर में अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ये भी उदार बौद्धिक सिद्धांतों का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें क्या क्या बातें हैं? ये राज्य को 4 निर्देश देता है। क, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ख, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। ग, संगठित लोगों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि बाध्यताओं का आदर करना। और घ, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन द्वारा निपटाने को प्रोत्साहित करना। ये तो भारत की विदेश नीति का आधार लगता है। बिल्कुल, ये भारत के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण को संवैधानिक आधार देता है। तो हमने अनुच्छेद 36 से 51 तक सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देख लिया। समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक, ये वर्गीकरण समझने में वाकई मदद करता है। हालांकि आपने बताया ये संविधान में नहीं है। जी, ये बस एनालिसिस के लिए है और कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा विचारधाराओं के तत्व मिल जाते हैं। ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है। और वो बात फिर से दोहराते हैं, ये नॉन जस्टिसेबल है पर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ये विरोधाभास जैसा लगता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? देखिए, प्रैक्टिकल मतलब ये है कि ये सिद्धांत सरकार के लिए लक्ष्य हैं, आइडियल्स हैं,
एक दिशा है जिस तरफ देश को बढ़ना है। भले ही आप इन्हें लागू करवाने कोर्ट ना जा सकते, लेकिन सरकार जब नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम करे। ये सरकार के परफॉर्मेंस को जज करने का एक पैमाना भी है नागरिकों के लिए। क्या सच में इन सिद्धांतों के आधार पर कानून और नीतियां बनी हैं? मतलब इनका असर हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित रहे हैं। कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये सीधा आर्टिकल 39D से जुड़ा है। हाँ, ये तो सुने हैं। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये आर्टिकल 48A से जुड़े हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिनसे पंचायती राज और नगर पालिकाएं आईं, वो आर्टिकल 40 को लागू करते हैं। राइट। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, वो आर्टिकल 39A के तहत फ्री लीगल एड देता है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RT एक्ट, ये पहले आर्टिकल 45 में था, अब तो खैर आर्टिकल 21A में मौलिक अधिकार है। हाँ। तो लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, ये सुनकर लगता है कि भले ये सीधे कोर्ट से लागू ना हो, पर ये निष्क्रिय बिल्कुल नहीं है। इनका गहरा प्रभाव रहा है देश की दिशा तय करने में। निश्चित रूप से ये भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक और आर्थिक आयाम को परिभाषित करते हैं। ये सरकारों को लगातार याद दिलाते हैं कि उनका असली मकसद सिर्फ सत्ता चलाना नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज का निर्माण करना है। ये संविधान की आत्मा का, कॉन्शियंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर। हमने देखा कि कैसे ये सिद्धांत भारत को एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्गदर्शन करते हैं। जी, और श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। हाँ, चूंकि ये निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, तो फिर वो कौन से तरीके हैं जिनसे नागरिक ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्य इन लक्ष्यों की ओर गंभीरता से काम करें? क्या जनमत, पब्लिक ओपिनियन, नागरिक सक्रियता यानी सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म और राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल, इन नैतिक कर्तव्यों को हकीकत में बदलने के लिए काफी हैं? जरूर सोचिएगा इस पर। बहुत अच्छा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।